गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम टेकेश्वरी लिल्हारे, हिंदी टीचर। आपको इसके पहले हमने संधि पढ़ाया है और संधि में हमारा संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार में स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि के हमने 5 प्रकार पढ़े हैं। उसके बाद आज हमारा व्यंजन संधि चलेगा। व्यंजन संधि के बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा नियमों का भंडार है। व्यंजन संधि में हमें बहुत सारे नियमों को याद रखना पड़ता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को अधिकतर ऐसा लगता है कि व्यंजन संधि बहुत कठिन है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नियम बताऊंगी और कुछ ऐसे शब्द आपको बताऊंगी जिससे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये इस शब्द में व्यंजन संधि है। तो आपको अपनी सारी कठिनाइयां सरल नजर आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है कि जो उसमें परिवर्तन आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। शॉर्ट में आप इसे समझिए, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, मतलब आपको पता है कि किसी भी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो 2 भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का लास्ट अक्षर और सेकेंड पार्ट का फर्स्ट अक्षर, ये और ये। ठीक है, आप देख रहे हैं वीडियो में, समझ भी पा रहे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट का लास्ट अक्षर और सेकेंड पार्ट का फर्स्ट अक्षर जब व्यंजन वर्ण हो, फर्स्ट पार्ट का लास्ट अक्षर जब व्यंजन वर्ण हो और सेकेंड पार्ट का फर्स्ट अक्षर व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई भी हो सकता है, तब उनके आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है ना, जो विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है व्यंजन संधि। ठीक है, यानी स्वर के साथ में व्यंजन और स्वर दोनों मिल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में वहां पे व्यंजन संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए जगत धन ईश, जगदीश। अब यहाँ देखिए आप, त और ई मिला है, ई स्वर है और त क्या है, व्यंजन है। ठीक है, त क्यों व्यंजन है, त में भी तो लास्ट में अ का उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ देखिए आप त में हलंत लगा है, इसका मतलब है त आधा है, अर्थात त में अभी अ स्वर शामिल नहीं है, इसीलिए ये क्या हुआ, व्यंजन संधि हुआ। आपको पहचानने की ये भी एक ट्रिक है कि अगर आपको विच्छेद करके दिया हुआ है और यदि आपको कहा कि ये संधि क्या है, कौन सी है, तो आप देख के हलंत देखकर पहचान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि में हलंत का बहुत महत्व होता है। अगर आप हलंत लगाना भूल जाएं तो आपका विच्छेद गलत हो जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए आप, जगत धन ईश बराबर जगदीश हो गया, ये त का यहाँ पे लोप हो गया है ना। त क्या बन गया, त बन गया द, त क्या बन गया, द बन गया। ठीक है, तो त का द किस प्रकार से बन जाता है, यहाँ पे देखिए जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, तो यहाँ के ता का न कैसे बन गया। ठीक है, फिर यहाँ सत धन आनंद, यहाँ के ता का सदानंद, दा कैसे बन गया। ठीक है, तो सत धन जन बराबर सज्जन, तो यहाँ के ता का ज कैसे बन गया। ये सारी चीजें आप नियमों के अंतर्गत व्यंजन संधि में समझेंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमने जब आपको संधि पढ़ाया तो स्वर संधि पढ़ाया तो उसके पहले हमने आपको वर्ण का वीडियो अपलोड करवाया था और हमने तब भी आपको बताया था कि वर्ण आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वर्णों का संधि में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। किस प्रकार से होता है ये अभी आप व्यंजन संधि में समझेंगे। हमने आपको वर्ण के प्रकार बताया था और वर्णों का विभाजन भी बताया था। ठीक है, वर्णों के 2 विभाजन बताए थे, स्वर और व्यंजन में। अब यहाँ पर हमने आपको व्यंजन में बताया था कि स्पर्श व्यंजन होता है। आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से हमने आपको एक तालिका बना करके दी थी स्पर्श व्यंजन की, और उसी स्पर्श व्यंजन से हम आज व्यंजन संधि पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन के वर्णों का व्यंजन संधि में बहुत
उपयोग हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है और किस प्रकार से आप वर्णों के माध्यम से वर्णों का उपयोग करके आप कैसे नियमों को याद रख सकते हैं, ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और हर एक वर्ग में हमने आपको 5-5 वर्ण बताए थे। क वर्ग में क ख ग घ इंगा, च वर्ग में छ छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क वर्ग का पहला वर्ण क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है और प वर्ग का प है। यदि हम आपसे कहते हैं कि क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि 1 2 3, मतलब कि क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, च वर्ग का ज है। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को ऐसे याद रखना है। आपको नंबरिंग पूरी याद होनी चाहिए कि कौन से वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। अगर हम कहें कि क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, तो आप कहेंगे इंग। क वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, तो घ। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे वर्गों की वर्ण याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ण आता है। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि में सबसे पहला आपका नियम होता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। अब पहला वर्ण हमने आपको बताया है वर्ग का क्या है, क च ट त प। ठीक है, क च ट त प, ये क्या है, वर्ग के पहले वर्ण है, हर वर्ग के पहले वर्ण है क च ट त प। अब नियम के इनमें कहा जा रहा है कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या है, तीसरे वर्ण है ग ज ड द ब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां भी क च ट त प रहेगा तो वो परिवर्तित हो करके जब व्यंजन संधि बनेगा तो वो बन जाएगा ग ज ड द ब। ठीक है, मतलब क का ग हो जाएगा, जहां च रहेगा वहां ज हो जाएगा, जहां ट रहेगा ड हो जाएगा, त का द और प का ब हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहले वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए बना के भी रखा हुआ है, क च ट त प, क ग बनेगा, च ज बनेगा, ट ड बनेगा, त द बनेगा और प ब बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताते हैं जो इस नियम में के अनुसार लगेंगे। ओके, देखिए क च ट त प किस प्रकार से ग ज ड द ब बन जाता है। दिक धन अंत बराबर हो जाता है दिगंत। अब देखिए आप यहाँ पे क गायब हो गया, क का लोप हो गया और क क्या बन गया, ग बन गया, है ना। तो क की जगह पर क्या आ गया, ग आ गया। तो दिक धन अंत बराबर दिगंत हो जाएगा। उसी प्रकार दिक धन गज बराबर दिग्गज हो जाएगा। दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन हो जाएगा। वाक धन ईश बराबर वागीश हो जाएगा। दिक धन विजय बराबर दिग्विजय हो जाएगा। वाक धन दत्ता बराबर वागदत्ता हो जाएगा। ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कि बहुत सी जगह बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जैसे दिक धन अंत बराबर दिगंत हो गया, तो यहाँ पर तो पूरा ग हुआ। अब दिक धन गज बराबर दिग्गज हो गया, तो यहाँ आधा ग क्यों हुआ, है ना। ये भी एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे क का पूरा ग हुआ और यहाँ पे क का आधा ग हुआ, तो क्यों हुआ। यहाँ पर आप देखिए बेटा, जब हमने आपको बताया था कि जिस भी अक्षर में अ लग जाता है वो अक्षर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अ वाला अक्षर कैसा हो जाता है, पूर्ण रहता है। ठीक है ना, जिसमें अ शामिल है वो पूर्ण है और जिसमें अ शामिल नहीं है वो क्या है, आधा है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे दिक धन अंत बराबर दिगंत, तो यहाँ पर क का मिलन कैसे हो रहा है, क का परिवर्तन तो होगा ही होगा ग में, लेकिन क का मिलन यहाँ पर कैसे हो रहा है, अ से हो रहा है। जब क में अ मिलेगा तो ये क क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, और क जब पूरा हो जाएगा और क के बाद में क का परिवर्तन ग में होगा तो ग भी पूरा रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ग पूरा आ गया। अब यहाँ पे देखिए दिक धन गज, यहाँ पे अ नहीं है, ग है और ये ग के अंदर अ शामिल है, इसीलिए ये वाला ग पूरा है, लेकिन ये वाला क तो आधा ही है। ठीक है, तो जब ये क का ग होगा तो जैसे ये क आधा है वैसे ये ग भी आधा ही रहेगा। ठीक है,
तो इसीलिए आधा क यदि है तो आधा ही ग आपको लिखना पड़ेगा, और यदि क पूरा हो रहा है, अगर यहाँ के फर्स्ट लेटर में सेकंड पार्ट का फर्स्ट लेटर अ है, और तो अ के साथ मिलने से आपका फर्स्ट पार्ट का लास्ट अक्षर क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अगर वो पूर्ण हो जाता है, अगर यहाँ पे अ रहता है तो क्या हो जाएगा आपका, वो पूरा हो जाएगा। अ नहीं, अ के साथ में स्वर भी हो सकते, कोई भी स्वर हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे वाक धन ईश बराबर वागीश है, ठीक है। तो यहाँ पे क का क्या बनेगा, ग बनेगा, और ग जब बनेगा और फिर ग में ये ई को तो हम कभी नहीं लिखते, क्या लगेगा, ई की मात्रा लग जाएगी। आपको ये भी याद रखना है कि स्वरों का परिवर्तन काय में हो जाता है, मात्रा में हो जाता है। स्वर मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बड़ी ई क्या काहे में लग जाएगी, ग में लग जाएगी, ठीक है। तो ये ग में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, इसीलिए ये ग पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जिन भी अक्षरों में स्वर मिल जाते हैं वो अक्षर पूरे हो जाते हैं, और जहां स्वर नहीं मिलते हैं वो क्या हो जाते हैं, आधे रहते हैं। जैसे दिक धन विजय, अब यहाँ पर भी देखिए व में छोटी की मात्रा है, तो ग में भी क्या करना पड़ेगा आपको, ग जब भी किसी अक्षर में छोटी की मात्रा रहती है तो उस और आधे अक्षर के बाद अगर है तो आपको क्या हो जाता है, वो छोटी की मात्रा आपकी आधे अक्षर के पहले आ जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिक धन विजय है, तो ये यहाँ पर कोई स्वर नहीं है उसको पूर्ण करने के लिए, इसीलिए क का आधा ग ही बनेगा, और छोटी की जो मात्रा है वो ग के पीछे से आ जाएगी, इसलिए ये दिग्विजय हो जाएगा। फिर वाक धन दत्ता बराबर वागदत्ता, यहाँ पर भी आधा ग रहेगा, क्योंकि क को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका दूसरा नियम है व्यंजन संधि में, वर्ग के पहले वर्ण का मेल। पहला वर्ण मतलब कि हमने आपको बता ही दिया है कि आपको वर्ण कैसे याद करना ही है। पहला वर्ग का पहला वर्ण होता है आपका क च ट त प, ठीक है। आपकी जो तालिका है वर्ण वाली, ये वाली तालिका, आप इस तालिका को बिल्कुल बनाकर अपने सामने रखेंगे। वर्ग का जो पहला वर्ण है क च ट त प, दूसरे नियम में बता रहे हैं हम कि इस क च ट त प का, जैसे पहले नियम में क च ट त प का ग ज ड द ब हो गया था, अब दूसरे नियम में इस क च ट त प का इंगा इया ण न म हो जाता है। कब हो जाता है, जब क च ट त प न य म से मिलते हैं, ठीक है। जब पहला पार्ट का लास्ट अक्षर क च ट त प में से कोई होगा, और सेकेंड पार्ट का फर्स्ट लेटर म या न होगा, ठीक है। यानी इनका मिलन म या न से होगा, तो वो इंग इया ण न म हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है देखिए, यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कि वर्ग के पहले वर्ण का यानी क च ट त प का मिलन यदि न या म से होता है तो वो पंचम वर्ण बन जाता है। इंगा इया ण न म, है ना, ये क्या है, ये है पंचम वर्ण, ठीक है। ये इतने आपके क्या हैं, ये है पंचम वर्ण। तो जब न या म से क च ट त प मिलेगा तो वो पांचवा वर्ण बन जाएगा, ठीक है। पहले वर्ण का पांचवा वर्ण होना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे दिक धन नाग, दिक धन नाग बराबर दिन नाग, ठीक है। यहाँ पर ये क हट गया, यहाँ आप हलंत लगाएंगे, ये क हट गया, और क काय से मिल रहा है, न से मिल रहा है, ठीक है। तो ये क और न मिलकर के क्या बन गए, यहाँ पर ये क का लोप हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इंगा बन जाएगा, ठीक है। फिर वाक धन मय, वाक धन मय बराबर, यहाँ पर भी देखिए म से मिल रहा है, क म से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वाग्मय, वांग्मय। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उत धन मत बराबर, जब त म से मिलेगा तो ये न में परिवर्तित हो जाएगा,
उन्मत्त, इस तरह से। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। षट धन मुख, तो ये ट है, म से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका षण्मुख। आपको प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट्स। अब तक आप इस प्रकार के शब्दों को बार बार पढ़ेंगे नहीं और प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक आपको ये याद नहीं हो पाएंगे। जगत धन नाथ बराबर, अब देखिए यहाँ पे त का मिलन न से हो रहा है, तो ये हो जाता है जगन्नाथ, ऐसे। फिर चित धन मय बराबर चिन्मय, तो इस प्रकार से आपको ये क ट त ये सब क्या है, ये वर्ग के पहले वर्ण हैं। क च ट त प में से हैं ये। ठीक है। और ये काय से मिल रहे हैं, न या म से मिल रहे हैं। जब ये न या म से मिल रहे हैं, यानी पहले वर्ण न या म से मिल रहे हैं, तो पांचवे वर्ण बन जा रहे हैं। इंगा इंगा, न न, है ना। देखिए आप यहाँ पे पांचवे वर्ण ये बन गए हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका तीसरा नियम नियम है आपका तीसरा। देखिए आप इसको याद रखने के लिए कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने अभी क्या किया, दो नियमों में आपने पढ़ा है पहले वर्ण का तीसरा और पांचवा करना। ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं अपने पास में कि एक का 3-5 करना। आपने कहावत भी सुनी होगी 3-5 करना। ठीक है। तो आपने अभी क्या किया, एक का 3-5 किया। क्या किया आपने अभी, एक का 3-5 किया। ठीक है। यानी पहले वर्ण का आपने तीसरे में परिवर्तित किया, परिवर्तन वाले कुछ एग्जाम्पल देखे, और पहले ही वर्ण का आपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन वाले कुछ एग्जाम्पल देखे। इसीलिए हम इसको टिक दे रहे हैं एक, कि एक का आपने क्या किया, 3-5 किया। ठीक है। अब आपके पास है तीसरा नियम त वाला। ठीक है। त के बाद यदि च आए या छ आए, तो त का आधा च हो जाता है। ठीक है। बहुत ही इजी है। जब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। त के बाद च या छ हो, तो त का आधा च हो जाता है। ठीक है। आधा च हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि त के बाद च या छ हो, तो त का आधा च हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे उत्धन चारण बराबर उच्चारण, सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र, जगत धन छाया बराबर जगत छाया। फिर और एक ले लीजिए, उत्धन चरित्र बराबर उच्चरित्र। ठीक है। तो ये हो गया आपका त संबंधी नियम। त के बाद यदि यहाँ पे देखिए त लिखा हुआ है, त के बाद में यदि च या छ आता है, तो उसका क्या बन जाता है, आधा च बन जाता है। आप इसको यहाँ पर याद करने के लिए ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि त के साथ में यदि च या छ आता है, त के साथ में यदि च या छ आता है, तो वो क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा। ठीक है। अब नियम नंबर है अपना 4। नियम नंबर 4 में हम फिर से त संबंधी ही एक और नियम पढ़ेंगे, जिसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हमने व्यंजन संधि के 3 नियम पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम
चौथा नियम पढ़ेंगे। ओके।